पश्चिम एशिया में तबाही का नया अलार्म। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का विनाशकारी हमला। ये तस्वीरें उसी खार्ग आइलैंड की हैं, जिस पर अमेरिका ने भीषण हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में खार्ग आइलैंड पर मौजूद एक टारगेट को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से चलाए गए इस ऑपरेशन को पश्चिम एशिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि तेल से जुड़े ढांचे को जानबूझकर नहीं छुआ गया। लेकिन साथ ही वॉशिंगटन ने चेतावनी भी दी है, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में दखल दिया तो अगला हमला और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। The situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला कोई साधारण हमला नहीं माना जा सकता, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसे कई खास मकसदों से टारगेट किया गया है। ये द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रशासनिक रूप से ये ईरान के बुशहर प्रांत का हिस्सा है। खार्ग आइलैंड वो रणनीतिक द्वीप है जिसे ईरान की आर्थिक शक्ति की रीढ़ कहा जाता है। फारस की खाड़ी में स्थित ये छोटा सा द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया भर के बाजारों में पहुंचने वाला ईरान का करीब 85 से 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यहाँ विशाल ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है, जिससे हर दिन लाखों बैरल तेल टैंकरों में भरा जाता है। यही वजह है कि इस इलाके में ईरान ने मजबूत नौसैनिक और मिसाइल सुरक्षा भी तैनात कर रखी है। इतिहास भी बताता है कि ईरान इराक वॉर के दौरान भी इस द्वीप को कई बार टारगेट किया गया था। अब एक बार फिर यही द्वीप पश्चिम एशिया की बढ़ती तबाही का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। ईरान की सेना और इस शासन से जुड़े लोगों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने हथियार डाल दें और अपने देश का जो बचा है उसे बचा लें। ईरान के पास ऐसी किसी भी चीज की रक्षा करने की क्षमता नहीं है जिसे हम निशाना बनाना चाहें। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और न ही दुनिया को धमकी देने की क्षमता हासिल कर पाएगा। लेकिन खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदल देने वाला संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि खार्ग आइलैंड सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी बेहद अहम केंद्र है। माना जाता है कि दुनिया के तेल बाजार का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। यही वजह है कि खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला अब पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप का रक्षा कवच बनेगा ईरानी मिसाइलों का काल। 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करने की तैयारी। जंग के 15वें दिन डोनाल्ड ट्रंप का बिग प्लान। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड हटाकर पश्चिम एशिया में भेज दिया है।
ये वही डिफेंस सिस्टम है जो उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से दक्षिण कोरिया को सुरक्षा देता रहा है। लेकिन जब पश्चिम एशिया में ईरानी मिसाइलों के प्रहार से अमेरिकी सेना पस्त होने लगी, तब ट्रंप ने अपना रक्षा कवच यानी थार्ड को तैयार करना शुरू कर दिया। जंग के जानकारों के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। इनमें से कई को अमेरिका ने रोका भी है। बावजूद इसके कई मिसाइलें पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रही। यही नहीं, ईरान ने जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को नष्ट कर दिया है, जिससे अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया है। दावे के मुताबिक अमेरिका को डर लग रहा है कि पश्चिम एशिया में उसकी मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए यूएस आर्मी ने यह फैसला लिया और दक्षिण कोरिया से थार्ड की बड़ी खेप को पश्चिम एशिया में मूव कर दिया है। थार्ड की इस खेप की एंट्री का मतलब है कि अमेरिका की ताकत में कई गुना इजाफा होना, क्योंकि ईरान की सेना चाहे मिसाइलें दागे, चाहे जितने आत्मघाती ड्रोन छोड़ दे या फिर उसके फाइटर जेट हमले कर रहे हो, दावा है कि थार्ड उन सभी पर मिसाइल दागकर उन्हें जमीन पर पटक सकता है। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दुनिया के सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। इस सिस्टम में 6 मोबाइल लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं। दावा है कि थार्ड का रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसका रडार 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसे नष्ट कर सकता है। ये हिट टू किल तकनीक के तहत बिना किसी वारहेड के सीधे टकराकर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इसे ट्रकों के जरिए कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। इधर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान को परास्त करने के लिए थार्ड की तैनाती में इजाफा किया, तो उधर इस फैसले से दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया को डर है कि अगर उसके यहाँ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ा तो उत्तर कोरिया उस पर कोहराम मचा सकता है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह डोनाल्ड ट्रंप अब अपना पूरा फोकस पश्चिम एशिया में ईरान से जंग जीतने में लगा चुके हैं। इसलिए ट्रंप खाड़ी देश में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। पश्चिम मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के करीब 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक युद्धपोतों के साथ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी जहाज यूएसए त्रिपोली और उससे जुड़े युद्धपोत भी ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। Big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily, and I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इन जहाजों को ईरान के नजदीक पहुंचने में 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के कई जहाज पहले से ईरान के पास समंदर में तैनात हैं, जिसमें अरब सागर में मौजूद बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई विध्वंसक जहाज शामिल हैं। ऐसे में अगर यूएसएस त्रिपोली इस बेड़े में शामिल होता है तो अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। क्या जूनियर खामेनेई भी इजराइल के टारगेट पर हैं? क्या मुस्तफा खामेनेई आईडीएफ का अगला शिकार है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के सर पर मौत नाच रही है? ईरान में उठे तबाही के इस नए तूफान की कहानी बताएं। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियां गुजर रही हैं और तभी आईडीएफ का हवाई हमला होता है। ये मिसाइल हमला तेहरान में तैनात बासिज यूनिट को टारगेट करके किया गया है। इस वीडियो को जारी करते हुए आईडीएफ ने लिखा है, दमनकारी ताकतों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करेगी। ईरान में बासिज यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये ईरान का अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल है जो सरकार के नियंत्रण में रहता है। विरोध प्रदर्शन को दबाने और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में इसकी सक्रिय भूमिका होती है। ये यूनिट आईआरजीसी के अधीन काम करने वाली ताकत है। देश भर में चेक पोस्ट, निगरानी
सुरक्षा अभियानों में बासिस यूनिट की तैनाती होती है। यही वजह रही कि खुफिया जानकारी के बाद आईडीएफ ने बासिस यूनिट के काफिले को बीच सड़क पर सटीक टारगेट से उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच नेतन्याहू के एक बयान ने पश्चिम एशिया में नया बवंडर ला दिया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म किया, ठीक वैसी ही प्लानिंग इस बार मुस्तफा खामेनेई को लेकर चल रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह का बयान दिया है, उसने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि आने वाली कोई भी घड़ी जूनियर खामेनेई के लिए आखिरी हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि वो किसी आतंकी संगठन के नेताओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी नहीं करेंगे। उनके इस बयान से साफ माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर अपने निशाने पर ले सकता है। यही वजह है कि तेहरान में जूनियर खामेनेई का सुरक्षा घेरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। We are not waiting, we are initiating, we are attacking, and we are doing so with a force the like of which has not been seen before. I have added another goal, to create the conditions for the Iranian people to overthrow this terrible tyrannical regime. To create conditions doesn't guarantee that it will happen, and I told them just now, in what I said a moment ago. I said, it's up to you. It depends on you. I wouldn't issue life insurance policies on any of the leaders of the terrorist organizations. नेतन्याहू ने मुस्तफा खामेनेई को सीधे तौर पर IRGC की कठपुतली तक बता दिया। उनका दावा है कि ईरान की असली ताकत अब IRGC के हाथ है और नया सुप्रीम लीडर उसी के सहारे सत्ता चला रहा है। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि इजरायली हमलों के बाद ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसका शीर्ष नेतृत्व खुलकर सामने आने से भी बच रहा है। ये बयान केवल राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा समझा जा रहा है। אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, אנחנו בימים היסטוריים, ימים שירשמו בתולדות ישראל. במבצע שאגת הארי, השאגה שלנו הולכת ומתגברת. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. वैसे भी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई को घायल बताया जा रहा है। वो अभी भी ईरान की जनता के सामने नहीं आए। हालांकि ईरान के सरकारी चैनल के हवाले से उनके संदेश जरूर पहुंचाए जा रहे हैं। آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و نیازمند استعانت از حضرت حق و یاری مردم خواندند و با تأکید بر نقش تحسین برانگیز مردم در تضمین नेतन्याहू का दावा है कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब पहले जैसा ईरान नहीं रहा। उनके मुताबिक इजरायली हमलों ने ईरान के कई अहम सुरक्षा और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इजराइल अपने इस अभियान को आगे बढ़ाकर सीधे ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने की कोशिश करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला देने वाली घटना साबित हो सकती है। और इसी वजह से दुनिया की निगाहें अब तेहरान पर टिकी हुई हैं।